जय भीम। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत माता की। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 134वें जयंती के शुभ अवसर पर अपने मंच पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष आदरणीय किशोर जी मकवाना, आज इस मंच पर श्री सत्येंद्र पाल सिंह जी डीजी CPWD, मंच पर MCT पैरवा जी एसोसिएशन के चेयरमैन सहित सम्मानित मंच उपस्थित सामने बैठे हुए सभी महानुभाव भाइयों एवं बहनों, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूं कि अनुसूचित जनजाति आयोग की मैं सदस्य हूं। ST आयोग संशोधन करते हुए मैं अपने विषय को रखना चाहती हूं। जिस तरह से हम जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो सपना, उनके विचार और उनके विचारों को हम लेकर के चलना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कोई पदचिन्ह बनाता है और कोई पदचिन्हों पर चलता है। उसका परिणाम है कि आज जिस तरह से ऑल इंडिया सेंट्रल CPWST एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं पूरे टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हम सब जानते हैं जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कई बातें कई वक्ताओं ने कहा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से बाबा साहेब ने और बाबा साहेब को ज्ञान और समरसता का प्रतिमूर्ति कहा गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस ज्ञान से और जिस समरसता को लेकर के भारत के सर्वोच्च सम्मान, भारत के संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, उस संविधान का निर्माता ऐसे बाबा साहेब को आज हम नमन करते हैं, उनको चरण वंदन करते हैं। आज शायद बाबा साहेब ना होते तो आज हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी कल्पना नहीं करते। शायद यहाँ चेयरमैन हो या किसी पद पर सुशोभित है, अगर भारतीय संविधान में इन भागों को खंडित नहीं जोड़ा नहीं जाता तो शायद आज उस आरक्षण का हम तो भाव नहीं ले पाते और उसका लाभ नहीं ले पाते। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव बहुमुखी प्रतिभा थे, समाज सुधारक थे, कानून के जानकार थे, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं और दर्शन की बात करते हैं। आज हम जिस गांव से निकल कर के आए हैं उस गांव की अगर हम चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आज से हम 80 के दशक से पूर्व की अगर बात करते हैं, हमारी न्याय विधान की अगर हम बात करते हैं, तो हमारा जो न्याय विधान था उसी को भारतीय संविधान में बाबा साहेब ने एक एक करके जोड़ा है। ST, SC, OBC और सामान्य सभी व्यक्ति को एक धारा में पिरोने का काम किया। आज उसका परिणाम आज यहाँ बैठ करके हम यह कार्यक्रम कर पा रहे हैं। शायद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान में हमें यह ताकत नहीं देता कि हमें एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कोई अनुच्छेद को इंगित नहीं करते। अगर हम 15 से लेकर के 6 तक पढ़ेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद, तो हमें पता चलता है कि एक एक पॉइंट में एक समाज को जोड़ने का ताकत देता है। आज भी कई राज्यों में छुआछूत और ऊंच नीच दिखाई देता है, लेकिन भी उन्हें कई लोगों ने जोड़ने का काम किया है कि अगर हम नहीं होते तो आपका जीवन सक्सेस नहीं होता। उदाहरण के लिए हम एक मोची की बात करते हैं, उनके घर में जाते तो हम पानी नहीं पीते, लेकिन जब उनका आपके जूता को पॉलिश करता है तो राजवाड़ा की तरह एक सम्मान की तरह बैठते हैं। क्यों? क्योंकि एक मोची नहीं होता तो आपका इज्जत नहीं होता। इस समरसता को गढ़ने का काम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया है। उसी तरह से एक कपड़ा सिलने वाला, टेलर मास्टर, साधारण सा एक दर्जी, एक जुलाहा, जिन्होंने आपका सूट बनाता है, तो एक शादी का एक सम्मानजनक विधान में खड़ा होकर के आप खड़ा होकर पति पत्नी दो रूप नहीं होते अगर वो जुलाहा नहीं होता।
तो ऐसी समरसता का पाठ पढ़ाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक सपना गढ़ा और एक सब समाज को एक धागा में पिरोने का काम किया, जिसका ताकत आज हमें आरक्षण के रूप में मिलता है। और अनुच्छेद 330 की बात करते हैं, अनुच्छेद 332 की बात करते हैं, ऐसे एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो जो शक्ति हमें दिया है, उस शक्ति को आज हमें अपने धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया है। और एक ही बात कहे हैं, देश में ना कोई जाति है ना पंथ है, देश में है तो दो ही जाति है, एक महिला का जाति और दूसरा पुरुष का जाति है। तो जो जातिवाद करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया। शायद ये संविधान का निर्माण नहीं होता, शायद ये संविधान को पढ़ने की शक्ति नहीं होती और यह हमें आरक्षण नहीं देती, तो शायद आज आप सबका हाथ खड़ा हुआ था कि हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हम और मकवाना जी बैठ के बात कर रहे थे, ये अंतिम पीढ़ी है। हम आप सबसे भी पूछना चाहते हैं, क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं। तो यह सब एक परिणाम है। जिन गरीब की हम बात करते हैं, उस गरीब के घर तक पहुंचने की कल्पना करते हैं कि उस गरीब को क्या खाने का निवाला मिला, क्या उनको रहने का आवास मिला, क्यों वो आर्थिक रूप से ताकत बना। लेकिन मैं आज डंके की चोट पर कहना चाहती हूँ, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन अंतिम व्यक्ति तक योजना को पहुँचाने का काम किया और उन गरीबों को लाभ दिया। शायद प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं होती तो जो खुले आसमान पर सोते थे, उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब समाज को एकत्रित लाने का काम किया और उस संविधान को पालन करने की काम की है। उसी तरह हम जनधन योजना की बात करते हैं, लाखों संख्या में लोगों ने अपना अकाउंट खोला। आप कभी जाते खाता खोलने के लिए तो लोग बोलते थे एक गारंटर चाहिए। अरे भाई, वो पैसा रखने जा रहे हैं, उनको गारंटर की क्या जरूरत है? अगर एक गरीब को ताकत नहीं कि उस बैंक का दरवाजा खटखटाने का, जिसने खटखटाया था उनको बैरिंग वापस किया था। लेकिन जनधन योजना ला करके हर उस गरीब महिला और पुरुष को खाता खोलने का अधिकार दिया और आज वो आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे हैं। यह संविधान में बाबा साहेब भीमराव ने आर्थिक रूप को ताकत देने की बात कही, उनको किस तरह से आगे बढ़ने की प्रयास किया गया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, यह सबके सामने दिखाई देता है। हम आप सबसे भी पूछना चाहते हैं, हम इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, किसी का 5 साल, किसी का अब रिटायरमेंट का समय आ गया है, तो हम तो भागते रहते हैं, मेरा प्रमोशन का समय आ गया, पहला प्रमोशन, सेकेंड प्रमोशन, थर्ड प्रमोशन, हम एलिजिबल है या नहीं है प्रमोशन के लिए, कई विषय सामने आते हैं। लेकिन जिस समाज को हमने छोड़ करके आया है, उनको कभी हमने दिया दिखाने का काम किया? तो वो सपना को आज हम साकार करने के लिए यहाँ आए हैं, ना कि हम सबका भाषण सुन करके वापस चले जाएं, लेकिन अपने जेहन में कभी उतारे हैं कि ये चिंता का विषय है। अभी माननीय चेयरमैन जी कह रहे थे कि जिस तरह से शिक्षा रूपी ज्ञान का दूध पिया है वही दहाड़ता है। तो शायद आप भी शिक्षा रूपी ज्ञान, जो शेर है, जिसको शेर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इंगित किया कि शिक्षा ही एक ताकत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। धन दौलत सोना चांदी सब छीन के ले सकते हैं, लेकिन शिक्षा रूपी ज्ञान को, इस शेर को कोई छीन नहीं सकता। उसी कलम के ताकत से लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाता, ऊपर ले जाता और बोलने का अधिकार भी प्राप्त होता है। बाबा साहेब जी इसलिए एक सपना देखे थे और उन्होंने अपने एक स्लोगन भी उन्होंने कहा था, 3 उन्होंने भाव उत्पन्न किए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो जमाना संघर्ष का नहीं, अब अपने आप को स्थापित करने का है कि जिस संविधान में हमें ताकत दिया, बाबा साहेब ने जो सपना दिखाए हैं, इसलिए हमने कहा आपके जीवन का 1/4 हिस्सा किसी गरीब को आपने दिया तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपना को साकार करने जैसा ही दिखाई देता है। तो आज जिस तरह से हम बात करते हैं, 16/4 में आरक्षण की बात करते हैं, 16/4A में पदोन्नति की बात करते हैं, ST SC आरक्षण में अभी भाई साहब बोल रहे थे कि कहीं कहीं हमें आरक्षण नहीं है। मैं तो भाई साहब को कहूँगी कि आयोग में मैं हूँ और आप उस जो आरक्षण पढ़ रहे थे उसका एक सूची आयोग को जरूर दीजिए, SC कमीशन को भी दे दीजिए, ST कमीशन को दे दीजिए, ताकि हम भी एक अवलोकन कर सके, उनका मूल्यांकन कर सके, आकलन कर सके कि कहाँ चूक हो गई है। ये सिर्फ दिल्ली की बात है कि कन्याकुमारी की बात है, गुजरात की बात है या गुवाहाटी की बात है या झारखंड की बात हो या बंगाल की बात हो, कौन सा स्टेट का है? अगर हम कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की बात करेंगे, किसी स्टेट ने आरक्षण दिया, किसी ने नहीं दिया, तो शायद ये आयोग के पास आएगी तो आयोग इस पर विचार करेगी कि हमारा आरक्षण में कहाँ छूट हो गई, कहाँ चूक हो गई है, उसको समरसता और समन्वय बनाने का काम करेंगे। तो हमें लगता है कि जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने साहस दिखाए हैं, हौसला दिखाए हैं, उस हौसला को
विचार करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं बाबा साहेब भीमराव के कहे बातों को ध्यान में रखते हुए मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि हौसला फतह की बुनियाद हुआ करती है, हौसला फतह की बुनियाद हुआ करती है। कांपते हाथों से शमशीर ना उठाया कीजिए, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज आप सबने आए, बात सुने हैं और आज हम सब यहाँ हैं और आपके साथ रूबरू हुए हैं, आपकी बातों को भी सुने हैं, आपके साथ आज मिले हैं। तो हमें लगता है किसी भी तरह कोई भी मामला हो, आयोग आपके लिए हर समय खड़ी है और आपके लिए डटी है। आयोग आप ही के लिए बनाया है और इसीलिए ST/SC आयोग 2004 से पहले एक था, 2004 के बाद दोनों आयोग को अलग कर दिया और उसमें हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में SC आयोग, 338 का में ST आयोग को समाहित किया है। और आपके लिए और उन गरीब जनता जिन्हें आज भी उसको आयोग के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें भी बताने की जरूरत है ताकि उनको न्याय हो सके, उनका सम्मान हो सके।